अध्याय 10 देख रहे हैं, लॉ एंड सोशल जस्टिस, यानी कि कानून और सामाजिक न्याय के बारे में आज चर्चा करेंगे। हमने बात की थी बाजार में एक कमीज, ये कहानी पढ़ी थी। इसमें मैं देखा था कि बाजार की एक चेन है, किस तरीके से कपास उत्पादक इसको सुपर बाजार में ले जाते हैं, या ये कहें कि ग्राहकों से जोड़ देते हैं। हर चेन में हर जगह पे बाइंग सेलिंग चल रही है, क्रय विक्रय चल रहा था। जो कपास पैदा करने वाले हैं, छोटा किसान, इरोड से बुनकर या कपड़ा निर्यात जो कारखाने हैं उसके मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग शामिल हैं जो बाजार में शोषण का उनका शिकार होता है या उन पे शोषण होता है। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों या उपभोक्ता हों या फिर उत्पादक खुद ही क्यों ना हो। इस शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है और इस कानून के नाते कोशिश की जाती है कि बाजार में गलत तरीका, अनुचित तौर तरीके पर अंकुश लगाया जाए, कि ऐसा कोई गलत चीज ना हो इन गरीबों के साथ, और वो लोग या किसी के साथ भी, फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी। एक बाजार की एक आम स्थिति को देखते हैं, कानून जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मजदूरों का मेहनताना, उनका डेली वेज। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, मुनाफा बनाने की कोशिश करते हैं। अब मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं दे पाते या नहीं देते। कई बार तो उनका मेहनताना देते भी नहीं, उनको पैसा ही नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नजर में बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। मजदूरों को जो मेहनताना है कम न मिले या उनको बराबर मेहनताना मिले, पैसा मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का एक कानून बनाया गया है, मिनिमम वेज कानून। इसका मतलब यह है कि किसी भी मजदूर को न्यूनतम सेवा से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती और हर साल में इसकी बढ़ोतरी की जाती है। मिनिमम वेज, जितना पैसा उसको एक दिन के लिए मिलना चाहिए, उसके लिए बाकायदा लॉ है और इसमें बढ़ोतरी भी की जाती है। ये कामगारों के मदद के लिए, जिस तरह मजदूरों के लिए है उस तरीके से उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए भी है। अगर आप देखें, यहां तीन पार्टी हैं, मजदूर है, उपभोक्ता है और उत्पादक है, और तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि किसी का भी अनुचित शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। यहां पर आपको मैं एक चित्र दिखाना चाहता हूं। यह टेक्सटाइल मिल है, एक कपड़ा मिल है अहमदाबाद में। बिजली से चलने वाले करघे से प्रतिस्पर्धा के कारण 1980-1990 के बीच में बहुत सारे कपड़े मिल बंद हो गए। पावरलूम बिजली से चलने वाले जो करघे हैं उनको हम करघा कहते हैं। 4 से 6 करघों की छोटी इकाई होती है और इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं या परिवार के उनके सदस्य काम करते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियां बहुत खराब है, यानी जो काम करने की एनवायरमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, वो बहुत ही खराब है। हमारे यहां पर एक टेबल है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम सवाल जवाब देखेंगे, क्योंकि इसमें कानून क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, क्या कानून किसके हित में है, इसको देखें। तो कानून यह है कि न्यूनतम मेहनताना कानून, मिनिमम वेज एक्ट, इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि लोग पैसा नहीं देते, काम करा लेते हैं, पैसा नहीं देते, क्योंकि सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। एक सरकार ने मिनिमम तय कर रखा है, उतना पैसा सबको देना पड़ेगा, चाहे आप कश्मीर में काम कर रहे हो, कन्याकुमारी में काम कर रहे हो। और क्यों ये कानून किसके हित में है और क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि गरीब तो पहले ही गरीब है। अगर उससे आप काम करा के पैसा नहीं देंगे तो वो अपना पेट कैसा पालेगा, घर कैसे चले जाएगा, कैसे चलाएगा? वो छोटे छोटे बच्चे होंगे उसके। तो कानून किसके हित में है? सारे मजदूर हो गए, साथ में जो खेत मजदूर हो गए, निर्माण के लिए मजदूर जो है, फैक्ट्री मजदूर, घरेलू नौकर, सभी के हितों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है। चाहे कोई भी हो जो अपना मेहनत करके कमाना खाना चाहता है, गरीब है, उनके लिए कानून बनाया गया है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें यहां पर
पोल्यूशन के बारे में बात की गई है, वर्कर यूनियन के बारे में बात की गई है, बाल मजदूरी को रोकने वाला कानून है। ऐसे आप मजदूर यूनियन मैंने आपको बताया, खराब चीजें ना हो, कीमतों का नियंत्रण हो, सारे ये लॉस बने हुए हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में, फंक्शनिंग मशीनरी में कैसे कानून होंगे, सरकार ने कानून बना रखे हैं। लेकिन बात यह है कि कानून बनाना देना ही काफी नहीं होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू कैसे किया जाए, इनको लागू किया जाए। मतलब यह है कानून का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी जरूरी हो जाता है। जैसे हर एक मजदूर को सही वेतन मिले, यही सुनिश्चित करने के लिए सरकार में जो कार्यस्थल है उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए, और अगर कोई कानून का उल्लंघन होता है या उस करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई से के डर से कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझता है, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, अनुचित उपयोग करता है ताकि मजदूरों को कम पैसे में काम कराया जा सके। तो ऐसे समय ऐसी सूरत में जरूरी हो जाता है कि ये जो कानून है इनको लागू किया जाए। केवल बनाना, पन्ने में लिखना ठीक केवल काफी नहीं है। तो इस कानून को बनाना, लागू करना और कायम रखना, तो इससे जो निजी कंपनी है उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जो सरकार, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानून जो आए हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के कारण आए हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दूं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ मतलब यही है कि किसी को कम पैसे पर काम कराना या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराना यह गलत है, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में आप काम नहीं करा सकते। जहां पर खतरनाक काम हो वहां आप करा नहीं सकते। देखिए, व्यवहार में कानून किस तरह के सामने आती है, कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस तरह से संबंधित होते हैं, किस हद तक। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि 2001 की सेंसस जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के जो 1.2 करोड़ बच्चे अलग अलग नौकरी करते थे या करते हैं। अब 2006 में ये चीज रोक दी गई कि 14 साल से कम अगर बच्चे हैं तो घर पे, ढाबों पे, रेस्तरां में या चाय की दुकानों में ये काम नहीं कर सकते, पाबंदी लगा दी गई। अब बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम, इसमें संशोधन करके अब ये प्रावधान किया गया है कि छोटे बच्चे को नौकरी पर रखना एक गंभीर अपराध है। 10,000 से 20,000, 3 माह से 2 साल तक इनको सजा भी मिल सकती है जो ऐसा कुछ करेगा। केंद्र सरकार के राज्य सरकारों का निर्देश ये दिया है कि घरेलू नौकर के तौर पर जो काम कर रहे हैं उनको मुक्त कराएं, उनको पुनर्वास करें। तो अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, केवल यही 3 सरकार है जिन्होंने अपनी योजना बनाई है कि ऐसा हमें करना है। अब इस कानून के पारित होने के बाद भी, होने के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद, आज 74% घरेलू बाल मजदूर 16 साल से कम उम्र के हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करेंगे। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुई थी, अमेरिकी कंपनी थी। यहां कीटनाशक बनाए जाते थे, पेस्टिसाइड। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक कहेंगे, MIC, बहुत खतरनाक गैस थी, ये रिसने लगी। बहुत जहरीली गैस होती है। अब यहां पर अजीजा सुल्तान इसकी चपेट में आई तो ये कहती है तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चों को की तेज खांसी की आवाज सुनाई देने लगी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ है। मुझे लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी, लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूं। आंखें बुरी तरह जलने लगी थी मेरी। अब 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो गए। इसमें जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग जो है गरीब लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कोई काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनकी हालत बहुत खराब है। सांस की परेशानी, आंख की परेशानी, बच्चों में अजीब गरीब बिल्कुल विकृतियां पैदा हो रही है। आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं दाएं हाथ पे एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो कैसा है, किस तरीके से वो थोड़ा सा
मेंटली चैलेंज, मेंटली डिस्टर्ब पैदा हो रहे बच्चे। अब यहां पर देखें, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यूनियन कार्बाइड ने, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही थी, ये बहुत बड़ी तबाही थी। उन्होंने क्या किया, जब वो निकल गए तब वहां पर सामान भी छोड़ गए अपना, क्योंकि निकल तो गए, लेकिन उनको मिला क्या? जो लोग मर गए वो तो मर गए। अगर मैं इसको दोबारा देखना चाहूं, अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहेंगे, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना खोला क्यों। पहली चीज ये समझनी चाहिए। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहां पर है, सस्ता श्रम है, चीप लेबर। अगर एक कंपनी अमेरिका या किसी और बड़े देश में जाती तो भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ता है। मतलब $14 कनाडा में देना पड़ता है, $8-10 अमेरिका में देना पड़ता है हर घंटे का। लेकिन यहां पर तो बहुत कम है। यहां मजदूरों को ज्यादा घंटों तक काम भी कराया जा सकता है। तो यहां मजदूर के लिए आवास जैसी दूसरी आवास जैसा देना नहीं पड़ता, कोई घर नहीं देना पड़ता। इसका मतलब यह है कि कंपनियां यहां कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। क्या चीज समझ में आती है इससे? चीप लेबर है, ज्यादा घंटे तक काम कराया जा सकता है, ना उनको घर देना पड़ता है, ना कोई फैसिलिटी देनी पड़ती है, मुनाफा ही मुनाफा। तो कंपनियों को प्रॉफिट मिलता है। लागत में जो कटौती है उसके तरीके इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा जो उपाय हैं उनकी अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन जो प्लान है, यूसी प्लान है, उसके कारखानों में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो काम नहीं कर रहा था या बिल्कुल था ही नहीं। संख्या बहुत कम थी। 1980 से 1984 के बीच जो ये MIC संयंत्र है उसमें 12 लोग काम करते थे। इसको आधा कर दिया गया, 6 कर दिया गया। मजदूरों की जो सुरक्षा प्रणाली की इस प्रशिक्षण की अवधि जो थी 6 महीने की थी, वो 15 दिन कर दिया गया। अब कैसे सीखेगा आदमी? सुरक्षा कैसे सीखेगा? तो मिग कारखाने के लिए रात की पाली, मतलब रात में जो काम होता था, मजदूर जो उस पर ध्यान रखता था, उसको भी छोड़ दिया गया। किलिंग गैस थी ना ये, और फिर भी रात की शिफ्ट से आदमी हटा दिए गए। अगर आप अमेरिका और हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे, अंतर देखेंगे, तो वह पश्चिम वर्जीनिया या कोई भी इलाका ले लीजिए अमेरिका का, उसमें कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी का सिस्टम है। भारत के यूनियन कार्बाइड प्लांट में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था, अंदाजे से। अब अगर हम अमेरिका जाएं तो खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में काफी फर्क है। दुर्घटना हो जाने के बाद बहुत मामूली मुआवजा हमारे यहां दिया जाता है, क्योंकि देखिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। इस बात का जवाब यही है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा आ जाता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। हमारे यहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, थोड़ी सी तनख्वाह के बदले भी लोग असुरक्षित स्थितियों में काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा मालिक उठाते हैं, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती नहीं वो। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों ने जो काम किया, उसके कारण निर्माण स्थल, खदान, कारखानों में आज भी अभी भी दुर्घटना की खबरें हमेशा डेली रोज हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में या टीवी में। आज भी ये चीज हो रही है। तो करना यह है, सुरक्षा कारणों का जो कानून है उनका क्रियान्वयन करना है। कानून बनाना और लागू बनाने वाली जो संस्था है उसके नाते ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जा रहा है। सरकार को ये बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन कहीं ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों को इस तरह खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई तो सरकार क्या कर रही थी? गवर्नमेंट को तो इसका ख्याल रखना चाहिए ना। तो पहली बात यह है, भारत में सुरक्षा कानून बड़े ढीले हैं। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जाता। पहले तो खुद ही ढीले हैं और लागू भी नहीं किया जाता। जो सरकारी अफसर है इस कारखानों को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई एतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी,
तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र से लगातार निवेश चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। तो सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड की इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या कहें सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही जो गलत प्रक्रियाएं हैं, दोषपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उसका बार बार मंजूरी देते थे। इसका मतलब यह है जो गड़बड़ी चल रही है वो तो चल रही थी, और निरीक्षक थे वो भी देखना नहीं चाह रहे थे। कानून बनाना और उसको लागू करना ये वाली संस्था के लिए ये रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार का धर्म होता है, साथ में निजी कंपनी की दोनों की ही सुरक्षा नजरअंदाज नहीं की जा सकती। सरकार हो चाहे कंपनी हो, उनको लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। यह अच्छी स्थिति नहीं है जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। यहां पर आप देखें, एक ट्रैवल एजेंसी है, 8 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ा हर एक आदमी को, क्योंकि जो सैलानी थे, टूरिस्ट थे, केवल डिज्नीलैंड नहीं देख पाए और पेरिस में खरीदारी नहीं कर पाए। केवल इसलिए अगर विदेश जाएंगे तो देखिएगा कि क्या होता है और हमारे यहां क्या होता है। 47 मिलियन डॉलर, आप देखें कि कितना मिला, कितना कोर्ट में मांगा गया था और कितना मिला। 3 बिलियन डॉलर्स और 47 मतलब 47 करोड़ मिला। 3 अरब डॉलर चाहिए था, मांगा गया था, कितना कम अमाउंट मिला। यहां पर देखें, ये जो भोपाल स्थित जो मिक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में लाल रंग से पुतवा दिया गया था उसको, हैंडपंप को, फिर भी लोग इसमें पानी पी रहे। और 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त की चीज माना जाता था, मुफ्त है ये। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो या नीचे का पानी यानी भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। तो ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा था। अमेरिका में यही कंपनी जिम्मेदारी से थोड़ी ना भाग सकती है, हिंदुस्तान में भाग सकती है। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में लाग दिया था। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी तरीके से जुड़े भी नहीं थे। इससे लोगों को एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित नहीं है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर भी ध्यान दिया गया है, या ध्यान दिया जाना चाहिए, या ध्यान नहीं दिया गया है, जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। वो लोग जो इन्वॉल्व भी नहीं थे, हमने केवल उन लोगों को ध्यान दिया जो वहां के वर्कर थे। उन लोगों का क्या, जो आसपास रहते थे, गरीब लोग। अब पर्यावरण जो वादी है कार्यकर्ता और काफी लोगों का दबाव था, उसे निपटने के लिए भोपाल जो गैस त्रासदी हुई, उसके बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इससे पहले पीछे यह समझ थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक होता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है। हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी तो आएंगे। अगर हम आज गंदगी करेंगे, पोल्यूशन करेंगे, तो आगे हमारे बच्चों का क्या होगा। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में जो मुकदमा था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। ये सरकार का काम है, क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि साफ पानी, साफ हवा, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण अगर आपको बताऊं, कोर्ट ने काफी चीजें यहां पर बताई है। न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। दिल्ली में था कि जो इंडस्ट्रीज थी उनको ये कहा गया कि आप 50-100 किलोमीटर जरा शहर से दूर जाइए, वहां काम करिए, वहां पर अपना एस्टैब्लिशमेंट करिए। लेकिन लोगों का क्या, जो काम करते थे उसका क्या, वो तो इंडस्ट्रियल लेबर्स,
वो इतना 50-100 किलोमीटर कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? ना उन खाने का प्रबंध, ना रहने का प्रबंध, मतलब जाएं और आए। या फिर ये कहें कि 50-100 किलोमीटर वो दोबारा अपनी गृहस्थी उठा के वहां ले जाएं कि सरकार ने तो फैसला कर लिया, बैठे हुए 4 लोग 8 लोग बैठे और डिसाइड कर लिया कि ये जो सारी की सारी अलग अलग कंपनियां हैं, औद्योगिक कंपनियां हैं, इसको उठा के वहां ले जाइए। लेकिन बात यह है कि उन लोगों का भी तो सोचना है। इसका मतलब यह है कि हम कहीं भी जाएंगे तो वो औद्योगिक कंपनियां तो गंदगी करेंगी करेंगी, तो जरूरी ये हो जाता है कि हम प्रदूषण जो फैला रहे हैं उनको क्लीन करें, यानी स्वच्छ तकनीक और प्रक्रियाओं को अपनाएं, प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करें। राइट, अब ये यहां पर चेहरा आपको दिखा रहा हूं, फैक्ट्री या तो बंद है या बंद होने वाली है, उनका क्या हाल है। यहां पर आपको मैं गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उसका प्रदूषण दिखा रहा हूं। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में आदेश दिया था कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, और अब काफी प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने आज भी कहा है कि हवा जो है विषैली है। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो अपना जो गंदगी है, अपना वेस्ट है, वो उठा के गरीब देशों में फेंक दे रहे हैं आके। जैसे भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, यहां पर ला के फेंक रहे हैं वो, मतलब कचरा अपने यहां से उठाते हैं, यहां लाके फेंक देते हैं। ये पूरा गार्बेज आपको दिख रहा है यहां पे हवा, ये बड़ा नुकसान की बात है। देखिए, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो, कोई कारखाना हो, या सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गलत हथकंडे अपनाते हैं और कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, कार्य स्थिति पे ध्यान नहीं देते, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते, तो इससे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने के लिए, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उन्हें लागू करे, उन पर निगरानी भी रखे। यानी ना सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। राइट टू लाइफ में आता है ये, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको अच्छा एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, साफ सुथरा एनवायरनमेंट, साफ पानी, रोटी, कपड़ा, मकान और सफाई में जीने का अधिकार है। कुछ यहां पर शब्द हैं, जैसे कंज्यूमर हो गया, उपभोक्ता, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी उत्पादन के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए चीजें खरीदता है। उत्पादक, ऐसा व्यक्ति जो या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है। निवेश, मतलब भविष्य में उत्पादन बढ़ाने सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा। मजदूरों की यूनियन का मतलब यह है कि मजदूरों का संगठन, एसोसिएशन, मजदूर मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं ताकि एक कर्मचारी पक्ष हो और एक अधिकारी पक्ष हो। कोई भी दिक्कत होती है, अगर अधिकारी कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत कानून बनाते हैं उस कंपनी के लिए, तो ये वर्कर यूनियन है वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी या पदोन्नति, इनके लिए काम कर सकते हैं, या एक है कि जो भी कार्यस्थल है उसकी सुरक्षा के लिए ये आगे बढ़ सकते हैं। ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।